हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मीन्स मेटल किस तरह से केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की केमिकल रिएक्शन। क्लियर? चलिए, तो देखो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है, तो वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब देखो यहां पर जो मेटल है उसमें अल्टीमेटली ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है जिससे मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किस टाइप की है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एंड साथ ही साथ मेटल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो देखो मेटल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इट मींस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेटल का हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। क्लियर आंसर सभी को? चलिए, तो ये है पहले टाइप की रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं और कौन से मेटल कौन सी कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहले आप लोग नोट कर लो। चलिए, अब देखो हम कुछ स्पेसिफिक मेटल्स लेंगे और उन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे। मींस कौन सा मेटल कौन सी कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर? तो देखो वो स्पेसिफिक मेटल्स हमें क्या क्या लेने हैं, तो हमें लेने हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो ये कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं जिन मेटल्स की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो देखो इस मेटल के सेट में जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ही सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो जो रिएक्शन होती है वो काफी ज्यादा विग्रस रिएक्शन होती है, मींस भयंकर रिएक्शन होती है। ठीक है, और उस रिएक्शन से काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज होने की वजह से वहां पे आग भी लग सकती है, मींस फायर कैच कर सकता है वो रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? तो सोडियम और पोटेशियम के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में आग लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम पोटेशियम और सोडियम को ओपन में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के स्कूल एग्जाम में कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सोडियम और पोटेशियम को अगर हम ओपन छोड़ेंगे तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ विग्रसली रिएक्ट कर जाएंगे और अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उन मेटल्स को मींस सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, जिससे वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते। क्लियर है अंदर? अब देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला होता है Na2O। ठीक है, हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन और स्टेट सॉलिड स्टेट और ऑक्सीजन गैसेस स्टेट, और जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है अंदर? और ये जो रिएक्शन है काफी ज्यादा विग्रस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्लियर? चलिए, एंड सिमिलरली पोटेशियम के साथ भी ऐसा ही होगा। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म्स पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, एंड बोथ रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्लियर है अंदर? चलिए यहां पे नोट करो, फिर हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करो, इसको नोट कर लिए। चलिए, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उसको लिख लेते हैं ताकि आप लोग के नोट्स बनेंगे। तो देखो, सोडियम एंड पोटेशियम reacts with oxygen so vigorously that it can catch fire and so to prevent accidental fire, sodium and potassium is kept immersed in केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि सोडियम और पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत विग्रसली रिएक्शन शो करते हैं, काफी ज्यादा भयंकर रिएक्शन शो करते हैं जिससे आग लगने के चांसेस होते हैं। तो उस एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को यूजुअली केरोसिन ऑयल केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्लियर है अंदर? चलिए, अब देखो, फिर अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बट लेस विग्रसली। कैल्शियम भी ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन शो करता है, बट उसके जो विग्रस है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम और पोटेशियम से थोड़ी कम होती है। ठीक है, एंड कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है कैल्शियम और ऑक्सीजन का और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये जो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे
रिएक्ट करते हैं बट वेरी स्लोली। ओके, तो ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है रिएक्शन की वो बहुत कम होती है। अब उसका रीजन क्या है? तो रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। ठीक है, तो देखो ये जो मेटल्स है, इन मेटल्स की सरफेस पे यूजुअली इन मेटल्स के ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा रहती है, और जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, फर्दर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता इन मेटल का, और इस वजह से रिएक्शन बंद हो जाती है या फिर रिएक्शन बहुत ही स्लोली प्रोसीड होती है। क्लियर है तक? जैसे कि मैग्नीशियम की सरफेस पे मैग्नीशियम के ऑक्साइड की लेयर बनी रहती है, एल्यूमिनियम की सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी रहती है, जिंक की सरफेस पे जिंक ऑक्साइड की लेयर बनी रहती है, और लेड के सरफेस पे लेड ऑक्साइड की लेयर बनी रहती है। तो वो लेयर क्या करती है? फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, मींस मेटल को फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देती। ठीक है, और रिएक्शन बंद हो जाती है। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग। तो नोट्स बनाते चलो आप लोग। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, एंड वो कॉन्सेप्ट है एनोडाइजिंग का। एनोडाइजिंग, तो व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग? तो देखो, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ formation of thick layer of aluminium oxide on aluminium surface। ओके, तो एल्यूमिनियम की सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? एनोडाइजिंग कहलाता है। तो हम एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर जमा करते हैं। क्लियर? तो ये प्रोसेस किस तरीके से कराया जाता है उसको समझो। तो देखो, यहां पे एक्वस डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। इट मींस हम डाइल्यूट H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन का क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। एंड इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ये सब हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो यहां पे क्या कराया जाता है? एक्वस डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, एंड इलेक्ट्रोड्स होती है एनोड और कैथोड, जिसकी हेल्प से हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। क्लियर? तो देखो, यहां पे इस डाइल्यूट H2SO4 के एक्वा सॉल्यूशन में जो एनोड डिप की जाती है, एनोड डिप की जाती है, वो क्या होती है? एल्यूमिनियम की होती है। क्लियर? तो हमने डाइल्यूट H2SO4 के एक्वा सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम को एज अ एनोड लिया है, फिर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। क्लियर? तो देखो, जब H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो एनोड पे, एट एनोड दैट इज एल्यूमिनियम, एनोड पे
ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो एनोड पे क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई एंड वो ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो यहां पर एल्यूमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, दैट इज Al2O3। ये फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एंड ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा? एल्यूमिनियम की सरफेस पे जाके चढ़ता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम एल्यूमिनियम की सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर जमा करते जाएंगे एंड ये ओवरऑल प्रोसेस क्या कहलाता है? एनोडाइजिंग कहलाता है। क्लियर है आता? तो एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर चढ़ाई जाती है बाय टेकिंग एल्यूमिनियम एज एनोड इन द डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर है आता? तो यहाँ पे एनोडाइजिंग में टर्म है एनोड, और एनोड किससे रिलेटेड है? एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम को एज एनोड लिया जा रहा है। समझ गया आता? तो ये कॉन्सेप्ट है एनोडाइजिंग का। ओके, एंड एनोडाइजिंग के थ्रू हम एल्यूमिनियम को और भी ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर हम बात करें एल्यूमिनियम को अगर हम ओपन एयर में छोड़ देंगे तो एल्यूमिनियम की सरफेस पे बहुत ही थिन लेयर चढ़ती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो उस थिन लेयर को और भी ज्यादा थिक बनाने के लिए हम एनोडाइजिंग करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम और भी ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था एनोडाइजिंग का। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो देखो मैग्नीशियम burns in air giving bright dazzling light and forms white powder of मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है बिहेवियर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ। तो देखो मैग्नीशियम को जब एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो बहुत ही चमकदार लाइट प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जो कि किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी? तो देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ magnesium oxide which is white color powder and giving bright dazzling light, मीन्स बहुत ही चमकदार लाइट। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम को एयर में जलाया जाता है तो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है और साथ ही साथ बहुत ही चमकदार लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बिहेवियर होता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? फिर देखो मैग्नीशियम को एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम की सरफेस को क्लीन किया जाता है। तो मैग्नीशियम की सरफेस को क्लीन क्यों किया जाता है? तो इस वजह से किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम की सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा रहती है और उस लेयर की वजह से ये रिएक्शन आसानी से प्रोसीड नहीं हो पाती। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम की सरफेस को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लियर है आता? चलो अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ जिंक विथ ऑक्सीजन। तो देखो जिंक जो है वो भी एयर में बर्न होता है
और बर्न होकर ब्लू कलर की लाइट, ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो जिंक बर्न्स इन एयर गिविंग bluish flame and forms zinc ऑक्साइड। और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो जिंक एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है जिंक ऑक्साइड ZnO एंड ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये है बिहेवियर जिंक का ऑक्सीजन के साथ। समझ गए? चलिए इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन। तो देखो आयरन जो है वो एयर में बर्न नहीं होता, ठीक है, जलता नहीं है। बट अगर हम आयरन के टुकड़े लें, आयरन का छिलके लें, तो उस आयरन के छिलके को जब हम जलाएंगे या फिर फ्लेम में डालेंगे तो वो क्या होगा? जलने लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मली आयरन एयर के प्रेजेंस में जलता नहीं है, बट आयरन के टुकड़ों को, आयरन के छिलके को जब हम फ्लेम में डालते हैं तो फिर वो जलने लगता है। ठीक है, एंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट, यहां पर कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर। ओके, अब है नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन। तो देखो कॉपर भी एयर के प्रेजेंस में जलता नहीं है, ठीक है, बट अगर हम हॉट कॉपर की बात करें तो हॉट कॉपर में कॉपर की ऑक्साइड की लेयर जमा रहती है। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहता है। ठीक है, तो यहां पर कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर की कंडीशन में रिएक्ट करके बनाता है कॉपर ऑक्साइड, एंड ये होता है ब्लैक कलर का। क्लियर है ना? तो हॉट कॉपर पे कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। समझ गए यहाँ तक? फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मीन्स नोबल मेटल्स, जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, तो ये जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते, इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड do not react with oxygen even at high temperature। समझ गए? तो ये हुआ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ओके, अब देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। तो देखो ये हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो देखो
मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली मीन्स मोस्ट ऑफ द केस में मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ओके, अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इस वजह से क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CaOH ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो पानी बहुत ज्यादा है तो उसमें जब हम कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के कुछ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों क्या है? ये बेस है। तो मेटल की ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्म करते हैं और इसी वजह से वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है अंदर? चलिए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं एंड एम्फोटेरिक मींस ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड से भी रिएक्ट करते हैं एंड बेस से भी रिएक्ट करते हैं, तो उन सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, दैट इज कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो फिलहाल जो मेन एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, तो वो है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये दो ऑक्साइड जो है मेटल के वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्लियर? एंड इनकी एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इतना नोट कर लो। तो देखो लेट्स सपोज हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन देखते हैं। तो जिंक ऑक्साइड प्लस HCl रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 प्लस H2O। तो यहां पे देखो इस रिएक्शन में सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन हुई है, जहां पर HCl एज एसिड तो जिंक ऑक्साइड एज बेस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर ये रिएक्शन क्या है? सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एंड इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड ने एज अ बेस काम किया है। ठीक है, फिर हम जिंक ऑक्साइड का अगर एसिडिक नेचर देखना चाहें तो उसके लिए उसको बेस के साथ रिएक्ट कराना होगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2। तो ये है सोडियम जिंकेट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम जिंकेट ओके प्लस H2। क्लियर? तो देखो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, तो वो क्या कर रहा है? जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये क्या हो जाएगा? यहां पर एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जिंक ऑक्साइड का दोनों टाइप का नेचर है, बेसिक नेचर भी है और एसिडिक नेचर है। इट मींस जिंक ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर है अंदर? चलिए नोट कर लो इसको। फिर अगर आप लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन देखना चाहते हो तो देखो Al2O3 प्लस HCl, तो यहां पर बनता है
एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O, तो यहां पर ये एसिड और ये बेस। एंड जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2। ठीक है, तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ठीक है, एंड इस रिएक्शन में NaOH बेस है तो Al2O3 एसिड की तरह काम कर रहा है। So Al2O3, that is aluminum oxide, can act as base as well as acid. Therefore, aluminum oxide is amphoteric in nature. Clear? And ये सारी reactions बहुत important reaction, ये आपको उनसे स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है एंड कंपटीशन एग्जाम में भी। समझ गए? नोट कर लो इनको भी। अब देखो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो वाटर के साथ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसको अब हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, अगर हम जनरली बात करें तो जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं एंड रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये है बेसिक रिएक्शन, या फिर बोल सकते हो जनरल रिएक्शन किसकी, मेटल की वाटर के साथ। तो व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो कौन से मेटल वाटर के साथ कौन सी कंडीशन में रिएक्ट करता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये थी जनरल रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट हम डिस्कस करें सोडियम एंड पोटेशियम की। तो अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये खतरनाक है। मीन्स सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ बहुत ही खतरनाक रिएक्शन शो करते हैं, जिससे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स violently and vigorously with water to form hydroxides and releases hydrogen gas, and the reaction is very with highly exothermic in nature, highly exothermic in nature. So large amount of heat is released, which can cause, which result in
कैचिंग फायर। तो ये है स्टेटमेंट इसका, पोटेशियम और सोडियम का वाटर के साथ बिहेवियर का। ठीक है, तो जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन काफी वायलेंट होती है, काफी ज्यादा विग्रस होती है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस। क्लियर? एंड उस रिएक्शन में काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। तो काफी ज्यादा हीट रिलीज होने की वजह से वो जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस क्या पकड़ सकती है, आग पकड़ सकती है। ठीक है, और आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है तक? तो देखो, अगर हम सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो क्या फॉर्म होता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है और उस हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए, एंड सिमिलर रिएक्शन होगी इसके साथ, पोटेशियम के साथ। तो पोटेशियम के साथ भी वाटर रिएक्ट करता है और सोडियम से ज्यादा विग्रस रिएक्शन शो करता है। ठीक है, एंड फॉर्म होता है KOH प्लस H2S एंड रिलीजेस हीट। समझ गए यहां तक? तो ये है बिहेवियर सोडियम और पोटेशियम का वाटर के साथ। ओके, चलिए इसको नोट कर लो। तो इस वजह से सोडियम और पोटेशियम के साथ काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो अगर आप लोगों को लेबोरेटरी में सोडियम और पोटेशियम मिले तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है ना? ऐसा नहीं कि पानी में डाल दिया तो हो गया, बम ब्लास्टिंग हो जाएगी वहां पे। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम रिएक्ट्स in the same manner like sodium and potassium, but less vigorously, and heat release is not sufficient to catch fire। तो देखो, कैल्शियम भी वाटर के साथ उसी तरीके से रिएक्शन शो करता है जिस तरीके से सोडियम और पोटेशियम शो करता है। बस डिफरेंस क्या है कि कैल्शियम में वाटर के साथ रिएक्शन होने पर उतनी इनफ हीट रिलीज नहीं होती कि उससे आग लग जाए। ठीक है, तो कैल्शियम को वाटर में डिसॉल्व करने पर रिएक्शन विग्रस तो होती है, लेकिन कोई आग लगने के उतने ज्यादा चांसेस नहीं होते जितने कि पोटेशियम और सोडियम में होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम प्लस वाटर Ca प्लस H2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड ध्यान रखना मैं कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, वो सब आप लोगों को घर पे बैठ के बैलेंस करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जैसे इसको बैलेंस करना है तो हम बैलेंस कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन जिससे हो गया ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 एंड कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप लोग बैलेंस कर सकते हो। क्लियर है तक? फिर देखो, कैल्शियम के रिस्पेक्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है या फिर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो फिर वो फ्लोट कुछ देर के बाद फ्लोट करने लग जाता है। तो कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू sticking of calcium with hydrogen।
gas which is rising up। ओके, तो देखो ये हमारे पास मान लो वाटर है, ठीक है, एंड वाटर में कैल्शियम प्रेजेंट है। तो कैल्शियम जो है वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करके क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो कुछ कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर चुके हैं और हाइड्रोजन गैस बना चुके हैं। तो जो बचे हुए कैल्शियम है, वो बचे हुए कैल्शियम, उन बचे हुए कैल्शियम पे हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो कि गैस है वो ऊपर उठने लगती है, जिसकी वजह से कैल्शियम को लेकर चल जाती है ऊपर और कैल्शियम यहाँ पे फ्लोट होने लगता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस अपना बाहर रिलीज करती है। तो कैल्शियम क्या है, वाटर में फ्लोट होने लगता है जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के साथ चिपक जाती है और चिपक कर कैल्शियम को ऊपर लेके चले जाती है और फ्लोट होने लगता है, ठीक है। तो कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस ड्यू टू स्टिकिंग ऑफ कैल्शियम विद हाइड्रोजन गैस व्हिच इज राइजिंग अप। क्लियर है तक? चलिए इसको नोट कर लो। नोट करो इसको। नोट हो गया? ये था कैल्शियम का बिहेवियर वाटर के साथ। फिर नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम का। देखो मैग्नीशियम डू नॉट react with normal water, that is at room temperature, या फिर आप लोग बोल सकते हो कोल्ड वाटर। तो अभी तक जो हम रिएक्शन देख रहे थे दैट इज सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की, तो वो सारी की सारी रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो रही थी, मींस कोल्ड वाटर के साथ हो रही थी, ठीक है। बट जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर मींस नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद नॉर्मल वाटर दैट इज कोल्ड वाटर, बट रिएक्ट विद हॉट वाटर और बॉइलिंग वाटर। बट जो मैग्नीशियम है वो गर्म पानी या फिर उबलते हुए पानी के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। एंड रिएक्शन क्या होती है देखो, तो रिएक्शन होती है मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर विच इज हॉट और बॉइलिंग, resulting in the formation of magnesium hydroxide plus hydrogen gas। तो हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था जो जनरल रिएक्शन है उसमें क्या है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है लेकिन हॉट वाटर में। समझ गए यहाँ तक? एंड मैग्नीशियम भी पानी में फ्लोट करने लगता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वो भी क्यों? वो भी उसी वजह से जिस तरीके से कैल्शियम का। तो मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम की सरफेस पे चिपकती है और जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑल्सो floats on water surface just like calcium। क्लियर है तक? इसको नोट करो आप लोग। अब देखो जो नेक्स्ट मेटल्स हैं that is aluminium,
जिंक एंड आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो ये जो मेटल्स हैं वो मेटल्स कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दोनों से ही रिएक्ट नहीं करते, मीन्स दोनों कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर यहां तक? एंड क्या फॉर्म करते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक रिएक्ट विथ स्टीम, that is H2O in gaseous form, resulting in the formation of zinc oxide plus hydrogen gas. Okay. एंड अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो रेड हॉट कंडीशन में होना चाहिए। रेड हॉट कंडीशन मीन्स काफी ज्यादा गर्म, बहुत हाई टेम्परेचर पे है आयरन, तब जाके वो क्या होगा? रेड हॉट होगा। ठीक है। तो जब रेड हॉट आयरन पे स्टीम पास कराई जाती है, स्टीम पास कराई जाती है, तो क्या बनता है? Fe3O4, दैट इज, इसको बोला जाता है फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। Here, so red hot iron reacts with steam, resulting in the formation of ferroso-ferric oxide and hydrogen gas. ठीक है। एंड यहां पर देखो ये जो Fe3O4 है वो एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड, दैट इज मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, दैट इज FeO एंड Fe2O3, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। एंड फेरस ऑक्साइड में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2, एंड फेरिक ऑक्साइड में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। तो फेरोसो फेरिक ऑक्साइड में आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज Fe2+ एंड Fe3+। क्लियर है तक? तो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड होता है, उस सॉलिड में आयरन दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। क्लियर? ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई है, इसको आप लोग याद रखना। क्लियर है तक? एंड हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं, इसका नाम दैट इज आयरन 2,3 ऑक्साइड। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस आयरन फिर रोमन नंबर में 2, फिर रोमन नंबर में 3, फिर रोमन नंबर 2 और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए यहां तक? चलिए लिख लो इसको भी। अब देखो जो कॉपर है वो ना तो कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर, और ना ही स्टीम, किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है। एंड सिमिलरली सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये भी वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है। जैसे ये मेरी अंगूठी है, ये अंगूठी सोने की अंगूठी है, तो इसको पानी में डालूंगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो जो सोना चांदी होता है और प्लेटिनम होता है, उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड सिमिलरली कॉपर पे भी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है। एंड आयरन पर भी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आयरन के साथ लोहा रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो पोटेशियम और सोडियम है उसके साथ वाटर की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हाईली विब्रस मीन्स भयंकर, एंड वायलेंट मीन्स विस्फोटक, ठीक है। बम ब्लास्टिंग बोल सकते इस तरीके से, है ना। चलिए, फिर कैल्शियम के साथ, और ये वाटर कैसा, नॉर्मल कोल्ड वाटर, ठीक है। और यहां पर भी कोल्ड वाटर बट लेस वायलेंट देन सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। रिएक्शन होगी। फिर मैग्नीशियम वाटर के साथ हॉट कंडीशन में रिएक्शन शो करेगा, एंड जिंक कॉमा एल्यूमिनियम कॉमा आयरन, ये जो है वो वाटर के साथ स्टीम कंडीशन में रिएक्शन शो करेंगे, क्लियर। एंड सिल्वर कॉमा कॉपर गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो ये लाइन से आप लोग एक साथ नोट कर लो ताकि आप लोगों को याद भी होते चलेगा, ठीक है। चलिए, नोट कर लो इसको, नोट कर लिए। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स like HCl and H2SO4, ओके। तो यहां पे हम देखेंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्लियर। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, अब देखो, अगर हम बात करें मेटल की डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो जब मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का क्लोराइड बनता है, मेटल क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। एंड मेटल जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे जो सॉल्ट बनता है वो होता है मेटल का सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड आउट,
क्लियर? तो ये है जनरल रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही विग्रस रिएक्शन शो करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, जैसे सोडियम रिएक्ट विद HCl, dilute HCl, resulting in the formation of NaCl plus H2 gas. Okay, and अगर सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यह है सोडियम की रिएक्शन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ। एंड सिमिलर रिएक्शन होगी पोटेशियम के साथ। ठीक है, एंड सोडियम और पोटेशियम के साथ हाईली विग्रस रिएक्शन होती है। क्लियर? एंड हाइड्रोजन के फॉर्मेशन की रेट पोटेशियम की ज्यादा होती है, सोडियम की थोड़ी कम होती है। मींस पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम कम रिएक्टिव होता है। क्लियर? नोट करते चलो इनको, फिर और भी एग्जांपल देख रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम का। तो कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद HCl, resulting in the formation of calcium chloride plus hydrogen gas, and with H2SO4 resulting in the formation of CaSO4, that is calcium sulfate plus hydrogen. ठीक है, but reaction is less vigorous than sodium and potassium. Okay, फिर अगला एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड जब एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 बोथ थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर जिंक के साथ जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, सभी डायरेक्ट कंडीशन में ध्यान रखना, तो यहां बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड ये एक क्या है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन है हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने का। तो हाइड्रोजन गैस को हम लैब में इस रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होनी चाहिए? डाइल्यूट कंडीशन में होनी चाहिए। ओके, फिर अब देखो नेक्स्ट ये हुआ एल्यूमिनियम का और जिंक का। फिर आयरन की बात करते हैं। आयरन ऑल्सो रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग FeCl2 plus H2, and when iron react with dilute H2SO4 resulting in the formation of iron sulfate plus hydrogen gas। क्लियर यहां तक? फिर अब देखो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता एंड सिमिलरली डाइल्यूट H2SO4 से भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव नेचर का होता है। ओके, बट कॉपर जो है वो H2SO4 के कॉन्संट्रेटेड कंडीशन में रिएक्शन
शो कर सकता है। एंड यहाँ पर रिएक्शन होती है और क्या क्या बनता है, तो कॉपर सल्फेट बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन होती है जब कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता कॉपर, बट कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्लियर है आपका? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, तो इस बात का खासकर ध्यान रखना। क्लियर है आपका? चलिए इसको नोट कर लो। एंड यहाँ पे ये जो अपने सल्फ्यूरिक एसिड है, उस सल्फ्यूरिक एसिड का जो रोल है वो क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हियर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो इनिशियली हाइड्रोजन गैस बनती है ना, उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देती है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देती है और खुद रिड्यूस हो जाती है किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है था? तो सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and oxidizes hydrogen gas released initially into water and itself gets reduced into sulfur dioxide gas. Clear है अंदर? चलिए नोट कर लो इसको। ये सब इंफॉर्मेशन आप लोग आगे चल के हायर क्लास में और भी डिस्कस करोगे। फिलहाल तो इतना सब कुछ आप लोगों की एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इन सब के बारे में, पर फिर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए एज अ जीके। ओके, अब देखो metals do not produce hydrogen gas with nitric acid सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट है कि मेटल्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। ठीक है, उसका रीजन है ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, इस वजह से वो नाइट्रिक एसिड रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन गैस को और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड oxidizes hydrogen into water and itself gets reduced into oxides of nitrogen like NO2, NO, N2, etc. ओके, तो नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाती है किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड। एंड नाइट्रस N2 को, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। बट देखो यहां पे नोट पॉइंट है, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज है, मैग्नीशियम और मैंगनीज रिलीजेस हाइड्रोजन गैस विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो ये है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। ओके, तो बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैंगनीज हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो कुछ रिएक्शन देख लो। जैसे हम अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्ट करता है और बनाता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 गोल्ड ट्वाइस। तो कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, एंड कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन concentrated condition resulting in the formation of CuNO3 twice plus NO2 plus H2O। तो जब कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, एंड जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है कॉपर, तो यहाँ पर कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये वही कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, और ये भी एक्स्ट्रा में है, मींस आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की मैंने। ओके, नोट करते चलो इसको। एंड जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो ही जाते हैं। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द metals dissolve in nitric acid, but some metals like gold and platinum do not dissolve in नाइट्रिक एसिड। तो जो गोल्ड और प्लेटिनम है ये दोनों मेटल वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एंड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, बट ये जो गोल्ड और प्लेटिनम है, गोल्ड और प्लेटिनम ये डिसॉल्व हो सकते हैं, कैन डिसॉल्व इन अ मिक्सचर which is known as एक्वारेजिया। तो गोल्ड और प्लेटिनम एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये एक्वारेजिया क्या है, तो देखो एक्वारेजिया दो एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ three parts of concentrated HCl, concentrated sulfuric acid, and one part of concentrated nitric acid, one part of concentrated nitric acid. That is simply aquaresia is 3 times of HCl plus 1 time of नाइट्रिक एसिड। इसको आप लोग मोल की लैंग्वेज में बोल सकते हो, दैट इज मिक्सचर ऑफ 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज सिंपली नोन एज एक्वारेजिया। ठीक है,
तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मिक्सचर है वो मिक्सचर रिलीज करता है नेसेंट क्लोरीन, दैट इज एटॉमिक क्लोरीन, और वो एटॉमिक क्लोरीन इन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, तो देखो एक्वारेजिया जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ये मिक्सचर जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, यहां पर एक फॉर्म होता है NOCl, दैट इज नाइट्रोसिल क्लोराइड, ओके, प्लस H2O प्लस Cl, और ये जो Cl है वो एटॉमिक फॉर्म में है, दैट मीन्स नेसेंट क्लोरीन। तो अगर कोई मॉलिक्यूलर स्पीसी किसी रिएक्शन में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस पर्टिकुलर स्पीसी को कहा जाता है नेसेंट स्पीसी। जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रिएक्शन के टाइम पे वो क्या किस में एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोरीन एटम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेसेंट क्लोरीन बोलेंगे। एंड ये सब हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो इसको बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन जिससे हाइड्रोजन हो गया 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, फिर क्लोरीन लिखना है 3, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन, ओके, जरूरत नहीं है वैसे तो वो वहां पे कर लेंगे एडजस्ट। 4 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन 1, तो क्या बच गया, क्लोरीन बच गया। क्लोरीन कितना है, 3 है, 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन में हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, नेसेंट क्लोरीन रिलीज हो रहा है, और ये नेसेंट क्लोरीन क्या करता है, इन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है और डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एक्वारेजिया का। ओके, चलिए, तो ये हुई रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ठीक है, चलिए, तो आज हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, एंड कुछ बातें देखी कि कौन से मेटल किस कंडीशन रिएक्ट करते हैं और कौन से मेटल रिएक्ट नहीं करते, मींस कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए।